नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं मुग़ल कालीन ऐसी शख्सियत के बारे में जो शायद नहीं होता तो मुग़ल वंश का ग्रहण कभी समाप्त नहीं होता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हुमायूं के सर्वाधिक विश्वसनीय और सहयोगी बैरम खां के बारे में। इस लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं बैरम खां के उत्थान से लेकर पतन तक के सफ़र को। मेरा नाम है मनोज कुमार और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। बुरे वक़्त में मित्र ही साथ देता है, इस कहावत को चित्रार्थ करने वाले बैरम खां फारस के रहने वाले थे और शिया धर्म को मानते थे। 1540 में हुए कन्नौज के युद्ध में बैरम खां ने हुमायूं की तरफ से पहली बार भाग लिया था, परंतु हुमायूं की पराजय हो गई थी और हुमायूं निर्वसित जीवन जीने को बाध्य हो गया था। 1542 ईस्वी में बैरम खां की मुलाकात अमरकोट में पुनः हुमायूं से हुई और इस पूरे कठिन दौर में बैरम खां हुमायूं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डटा रहा। अमरकोट के बाद बैरम खां के सहयोग से ही हुमायूं ने फारस में शरण ली और बैरम खां के प्रयासों से ही फारस के शाह ने अपनी बहन सुल्तानम का निकाह हुमायूं के साथ कर दिया। हुमायूं ने फारस के शाह और बैरम खां के सहयोग से ही कांधार और काबुल के किलों पर भी अधिकार किया। इन्हीं सेवाओं के इनाम के तौर पर हुमायूं ने बैरम खां को अपना वजीर बनाया और प्रधान सेनापति नियुक्त किया। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यदि बैरम खां नहीं होता तो अकबर तो छोड़ो, बैरम खां भी शहंशाह हिंदुस्तान नहीं बनता। हुमायूं ने बैरम खां की इन्हीं स्थितियों को देखते हुए अकबर का अभिभावक चुन लिया था बैरम खां को, और अकबर भी बैरम खां को खान बाबा कहता था। बैरम खां ने ही अकबर को सेना और शासन का प्रशिक्षण दिया था। 1556 में जब अकबर तख्तोचीन हुआ तो नाबालिग था, तो बैरम खां ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ली और मुगल वंश के शत्रुओं का एक के बाद एक करके नाश किया। 1557 ईस्वी में बैरम खां ने सिकंदर सूर का दमन किया और जालंधर के किले पर भी मुगलों का अधिकार कर लिया, जो आप मैप में देख रहे हैं यहाँ पर। इसी दौरान बैरम खां ने हुमायूं की बहन गुल्लुक बेगम की पुत्री सलीमा सुल्तान बेगम का विवाह अकबर के साथ कर दिया। 1557 ईस्वी में बैरम खां ने अकबर के एक और शत्रु मोहम्मद आदिल शाह का लखनऊ के पास दमन किया और इसे बंगाल की तरफ भागने को विवश कर दिया, जहां बंगालियों के हाथों आदिल शाह को अपने प्राण गंवाने पड़े। बैरम खां वजीर के पद पर तैनात था, शासन के अधिकांश शक्तियों का प्रयोग स्वयं करता था। यही वजह है कि मुगल दरबार में विद्यमान अनेक सुन्नी उससे नफरत करने लगे थे। बैरम खां अपनी शक्तियों पर इतना घमंड भी करने लगा था और बिना किसी रोक टोक के शाही अधिकारों का भी प्रयोग करता था। इतिहास इस बात का गवाह है कि बैरम खां के महल के सामने हाथी होते थे, नगाड़े बजते थे, जबकि शहंशाह हिंदुस्तान अकबर के महल के सामने ना तो नगाड़े थे ना हाथी बनते थे, और अकबर का परिवार भी एक छोटी मोटी सुविधाओं के साथ जीवन यापन करता था। सभी उच्च पदों पर नियुक्तियां भी बैरम खां करता था और इसके लिए वो अकबर से विचार विमर्श करना भी पसंद नहीं करता था। एक बार शेख गदाई नाम के एक शिया को इसने सदर और सदूर के पद पर नियुक्त कर दिया था, जो अपने आप में बड़ी नियुक्ति थी, और इससे दरबारी बहुत नाराज हुए थे और खुलेआम बैरम खां की आलोचनाएं होने लगी थी। परंतु बैरम खां अपनी मद में इतना चोर था कि उसने इन आलोचनाओं को समाप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया था। अकबर के शुभेच्छु और घबराए सुन्नियों ने बैरम खां के विरुद्ध यह अफवाह फैलानी शुरू कर दी थी कि बैरम खां कामरान के पुत्र अब्दुल कासिम को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित करना चाहता है और अकबर की हत्या करवाना चाहता है। इसी दौरान बैरम खां ने मुल्ला पीर मोहम्मद, जो कि अकबर का शिक्षक भी रहा है, उसे भी पद से बर्खास्त कर दिया था, और ये भी उसने
अकबर के बिना विचार विमर्श के किया था और उसे हज पर जाने के लिए विवश कर दिया था। इसके बाद स्वयं अकबर और उसके हितैषी भी घबरा गए थे कि ऐसा हो सकता है कि अब अब्दुल कासिम ही शहंशाह बने। तो ये निर्णय लिया जा चुका था कि बैरम खां के वर्चस्व को समाप्त किया जाएगा और इसके लिए अकबर और उसके सहयोगी एक अच्छी योजना बनाने लगे थे, क्योंकि अकबर और उसके सहयोगी जानते थे कि अगर बैरम खां को एकदम से हटा दिया गया तो हो सकता है विद्रोह कर दे और तख्त पर काबिज हो जाए। तो इसके लिए योजना बनाई गई कि अकबर किसी बहाने से जो है वो किले के बाहर जाएगा, आगरा से बाहर जाकर दिल्ली पहुंचेगा, वहां किले पर अधिकार करेगा। वहां से ये आदेश पारित होंगे कि बैरम खां अब वजीर के पद पर नहीं रहा। योजना के तहत ही अकबर आगरा से दिल्ली चला गया और बिना किसी युद्ध के दिल्ली के किले पर अधिकार कर लिया गया। वहीं से अकबर ने मीर मोहम्मद लतीफ़ को बैरम खां के पास एक संदेश लेकर भेजा, जिसमें बैरम खां को उसके पद से हटा दिया गया और उसे धन्यवाद दिया गया कि उसने मुगलों के प्रति इतनी स्वामी भक्ति प्रकट की है। बैरम खां ये समझ चुका था कि अब उसकी शक्ति को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है और ऐसा भी हो सकता है कि उसके परिवार को नुकसान पहुंचा दिया जाए। इसलिए बैरम खां अपनी जागीर नागौर गया और वहां अपने परिवार को सुरक्षित किया। परंतु अकबर उसके प्रति अब भी संशयित था। अकबर ये सोच रहा था कि हो सकता है बैरम खां विद्रोह न कर दे, तो इसलिए अकबर ने इसकी पहरेदारी के लिए पीर मोहम्मद को इसके पीछे भेज दिया। बैरम खां को गुस्सा आ गया और उसने विद्रोह कर दिया। इसके विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने अतगा खां को भेजा, जो इसके बाद प्रधानमंत्री घोषित हुआ था। बैरम खां को पंजाब के तिलवाड़ा में घुटने टिका दिए गए और बंदी बनाकर अकबर के सामने पेश किया गया। चूँकि अकबर बैरम खां का बहुत सम्मान करता था, फरिश्ता तो ये उल्लेख करता है कि अकबर ने बैरम खां के सामने 3 विकल्प रखे। पहला विकल्प रखा कि वह कलसी और चंदेरी का जागीरदार बने, दूसरा विकल्प रखा कि वह गुप्तचर मामलों का सलाहकार बने और तीसरा विकल्प रखा कि वो मक्का चले जाए। चूँकि बैरम खां मुगल काल में शहंशाह के बाद दूसरे सर्वोच्च पद पर रह चुका था, तो इसलिए उसने हज पर जाना उचित समझा और उसने बादशाह से कहा कि सारी सुविधाएं मुहैया करा दी जाएं। पद के अनुकूल बैरम खां को सुविधाएं प्रदान कर दी गई, भत्ता प्रदान कर दिया गया और मक्का जाते समय ही 31 जनवरी 1561 ईस्वी में गुजरात के पाटन में ही मुबारिज़ खान नाम के एक अफगानी ने उसकी हत्या कर दी। चूँकि 1555 ईस्वी में मुबारिज़ खां के पिता की हत्या मच्छीवाड़ा के युद्ध में बैरम खां ने की थी। कुछ फ़कीरों के द्वारा बैरम खां को पाटन में ही दफना दिया गया। अकबर ने बैरम खां की विधवा सलीम से विवाह कर लिया और 4 वर्षीय पुत्र अब्दुल रहीम को गोद ले लिया। इसी अब्दुल रहीम को 1584 ईस्वी में गुजरात विजय के पश्चात इसके पिता का खिताब खाने खाना प्रदान किया गया। उम्मीद है कि आप इस लेक्चर में समझ पाए होंगे कि किस प्रकार बैरम खां ने चरम को देखा और किस प्रकार उसका पतन हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।